मौद्रिक नीति में ही हम देखते हैं बेस रेट, जिसको आधार दर भी कहते हैं। आधार दर क्या होता है? बेस का मतलब आप समझते हैं कि वो बेस होगा, उसी पर ही रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अन्य का बेस तय होगा। तो देखते हैं कि कोई बैंक अगर किसी को ब्याज देता है, किसी को ऋण देता है, तो किस ब्याज दर पर देता है, न्यूनतम ब्याज दर क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। और वही ब्याज दर डिसाइड किया जाएगा कि वो बेस रेट है। आधार दर वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे एक बैंक किसानों एवं अपने कर्मचारियों को छोड़कर किसी अन्य ग्राहक को ऋण प्रदान नहीं कर सकती है। तो बेस रेट वह दर होता है जिस पर कोई भी बैंक, वो कमर्शियल बैंक भी हो सकता है, सहकारी बैंक भी हो सकता है, अपने कर्मचारियों के और किसानों के अलावा उस रेट पर से कम रेट पर लोन नहीं दे सकता है। ठीक है। इस दर को बैंक प्रति माह जारी करते हैं और ये बेस रेट कैसे तय होता है? मंथली बेसिस पे। एवं इसकी गणना के लिए 4 प्रमुख आधार आरबीआई ने तय किए थे कि जो बेस रेट होगा वो किस आधार पर हम उसको डिसाइड करेंगे कि इस रेट पर ही दिया जाएगा। उसमें बैंक के खर्चे भी तो हैं, आरबीआई के खर्चे भी तो हैं, और उस पर लाभ भी कमाना है। तो आरबीआई ने बताया कि आपको जब आप लोन दोगे किसी को, बैंकों से ये डिसाइड किया गया कि आप किसी व्यक्ति को या किसी संस्थान को जब लोन दोगे तो कौन से क्राइटेरिया डिसाइड करना होगा वो देखेंगे। तो पहला उसमें आता है परिचालन में होने वाला व्यय। बैंक के अपने खर्चे होते हैं। कैसे खर्चे होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, अपने कर्मचारियों को सैलरी देनी पड़ती है, ये सारे खर्च आते हैं। कागजी कार्रवाई करने में जो खर्च आते हैं वो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है। पहली बात कही गई, आरबीआई द्वारा कही गई। दूसरी बात कही गई वांछनीय लाभ। कोई भी व्यक्ति ऐसे तो काम नहीं करेगा, तो बैंक भी एक संस्था है, किसके द्वारा खोला गया है, तो वो भी अपना लाभ सुनिश्चित करेगा कि आपको इतना लाभ मिलेगा। जमा राशि पर होने वाला, जमा राशि पर जिस तरीके से लाभ होता है उस तरीके से कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। और चौथा बात कही गई कि सीआरआर के कारण उत्पन्न होने वाली क्षति, इस चीज की गणना की जाएगी बेस रेट में। ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है अर्थव्यवस्था पर? तो जैसे ही आरबीआई मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत दरों में परिवर्तन करती है। मौद्रिक नीति, ये जो भी उपकरण पहले पढ़ाए गए, मात्रात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण, ये जो भी पढ़ाए गए, उन मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन जब करती है, वो बैंकों से अपेक्षा करती है, उम्मीद करेगी आरबीआई कि बैंक भी ब्याज दरों में कटौती अथवा बढ़ोतरी करेंगे। अगर आरबीआई कटौती करती है सीआरआर में, तो बैंकों को लोन देने में कम
ब्याज दर पर ही जनता को लोन देने की उम्मीद करेगा आरबीआई। कि सीआरआर उसने कम किया, बैंक के पास अधिक पैसा गया, और पैसा गया तो जनता के पास अधिक पैसा दे, जिससे मार्केट में तरलता बढ़े, मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहे और समृद्धि बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। परंतु हम जैसा सोचते हैं वैसा ही तो नहीं होता है ना। तो देखते हैं बैंक करते क्या है इसके लिए। परंतु दरों में परिवर्तन के बाद भी बैंक उस परिवर्तन का पूर्ण भार अथवा लाभ उपभोक्ता तक नहीं पहुंचने देते। आरबीआई ने सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में परिवर्तन कर दिया है, घटा दिया है, या कह सकते हैं बढ़ा दिया है। लेकिन बैंक उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहता। उपभोक्ता को जो रेट चेंज हुआ है, बैंक रेट, उस रेट पर नहीं देने को राजी होता, उससे बढ़ाकर देने को राजी होता, या जिस आधार पर आरबीआई ने कहा है कि घटाकर देना है तो घटाकर नहीं देता, और उपभोक्ता तक लाभ पहुंच नहीं देता है बैंक। इससे क्या होता है? मुख्यतः बैंक ब्याज दरों में कटौती नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते कि हम कटौती करें, और बैंकों के अनुसार चूंकि छोटी बचत योजनाओं पर भारत सरकार उच्च ब्याज अदा कर रही है, छोटी बचत योजनाओं, छोटे छोटे बचत योजनाओं पर सरकार बेहतरीन खर्च करती है। ऐसे में जमाकर्ता को जमा राशि पर बैंक भी कम ब्याज अदा नहीं कर सकते। यदि बैंक ब्याज ज्यादा होंगे, यदि बैंक ब्याज ज्यादा देंगे तब दिए गए ऋण पर भी ब्याज दरों में कटौती कर सकेंगे, उस पर कटौती कर सकेंगे, और साथ ही आधार दर में कमी होते ही पहले से उपस्थित एक नए सभी प्रकार के ग्राहकों के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज दरों में कमी आ जाएगी, और जो भी ब्याज दिया जाएगा उस ब्याज दर में कमी आ जाएगी। परंतु बैंक ऐसा करना नहीं चाहते, जिसके परिणति यह होता है कि जो उपभोक्ता है उस लाभ का उपभोग नहीं कर पाता है, उस सेवाएं उसको मिल नहीं पाती है। पर जमाकर्ता तो जमा पैसा बैंक में करता है, जबकि जमाकर्ता के जमा राशि पर उसी अनुपात में ब्याज दरों में कटौती नहीं की जा सकती है। अब कोई जमाकर्ता बैंक में जमा पैसा किया है तो ऐसा नहीं ना कर सकती है बैंक की उसे 100 रुपये के बदले 99 रुपया दे। क्यों दे? क्योंकि ऐसी तो कोई स्विट्जरलैंड वाली व्यवस्था नहीं लागू की गई है कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट वाली बात तो यहाँ लागू नहीं है, तो फिर क्यों करेगी? तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा बढ़ा के। अतः बैंक मौद्रिक नीतियों के अनुरूप ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में नहीं रहे हैं कि मौद्रिक नीति में ब्याज दर में कटौती हो, ब्याज दर कम कर दिया जाए, उन्हें कभी नहीं चाहते। साथ ही आधार दर की गणना में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसके अंतर्गत रेपो दर में किए गए परिवर्तन का प्रभाव अनिवार्य रूप से आधार दर पर पड़े। और कुछ ऐसा भी व्यवस्था नहीं है कि जो रेपो रेट बेस रेट मैंने बताया था, रेपो रेट बेस रेट बताया था, पर ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है कि उस बेस रेट का रेपो रेट पर इफेक्ट पड़े। अतः आरबीआई ने आधार दर की व्यवस्था को खत्म कर वर्ष 2016 में MCLR की व्यवस्था लागू की। अब कहीं कि इसमें गड़बड़िया है, और इस गड़बड़ी को सुधार करने का दो ही तरीका है कि या तो इसको उस बेस रेट में सुधार कर दिया जाए कि जिसके तहत वो शामिल हो जाए रेपो रेट वाली बात, या एक नई व्यवस्था लाई जाए जिससे वो जो बेस रेट रेपो रेट के आधार पर तय किए जाते थे उस पर निर्धारित हो जाए। तो अब नई व्यवस्था एक आ गई है MCLR
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेशियो। देखते हैं इसका फुल फॉर्म तो होगा MCLR। बेस रेट के बाद बेस रेट काम खत्म कर गया, अब आया है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बेस्ड लैंडिंग रेट। ये कट गया है रेट। ये MCLR होता क्या है? तो उसी तरीके का कुछ होगा, पर उसमें कुछ परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन ऐसा होगा जिसमें रेपो रेट वाली बातें सामने आ जाए। जहां गड़बड़ी पैदा हो रही थी बेस रेट में, वो दोबारा ना हो। तो क्या है वो? MCLR। वर्तमान में MCLR वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे एक बैंक अपने कर्मचारियों एवं किसानों को छोड़ किसी भी अन्य ग्राहक को ऋण प्रदान नहीं कर सकती। बेस रेट में यही बात कही गई थी। MCLR में भी यही बातें कही जा रही है कि इस रेट से वो नीचे नहीं दे सकती है अपने ग्राहकों और किसानों को। इसकी गणना के लिए निम्नलिखित 4 आधारों को ध्यान में रखा जाता है। अब उसकी गणना जरूरी है कि कैसे MCLR की गणना कैसे करेंगे। MCLR की गणना करेंगे तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जिससे उसको गणना करते हैं। तो तरीका बताया गया है, 4 तरीके बताए गए। जैसे बेस रेट में आधार दर में 4 तरीके थे, जिसमें गड़बड़ियां पाई गई उसमें, तो फिर उसमें सुधार किया गया। तो ये सुधार एक नया सुधार है, वो क्या है देखते हैं। पहली बात कही गई कि बैंक के पास किसी स्रोत से आय धनराशि पर होने वाला सीमांत ब्याज। यदि कोई बैंक है, उस पर पैसा आ रहा है, उस पैसे पर उस खर्च कितना पड़ रहा है, उस कॉस्ट को जोड़ेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, मार्जिन कितना मिल रहा है उसको ध्यान रखेंगे। दूसरा बात क्या कही गई कि परिचालन पर व्यय, ऑपरेशनल कॉस्ट। ये परिचालन पर व्यय क्या है? मान लीजिए एटीएम है, एटीएम में पैसा भरने के लिए CMS कंपनी काम करती है, CMS। तो ऑपरेशनल वहां पैसा ले जाएगी, फिर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उसको तकनीकी रूप से देखरेख होती है। ये सारी चीजें करने के लिए परिचालन व्यय, उस पर व्यय होता है, तो उसको भी जोड़ेगी। तीसरी बात कहेगी कि CRR से होने वाली क्षति, मैंने बताया था CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये बैंकों को RBI के पास रखना पड़ता है। CRR वो है। आगे मैंने पढ़ा है CRR क्या होता है। तो अगर 4% CRR है और बैंक नहीं रख पा रहे हैं, 3% क्यों रखे, 1% नहीं रखे, तो इस 1% पर होने वाली क्षति उसमें जोड़ा जाएगा कि आपको इतना प्रतिशत उसमें जोड़ना पड़ेगा। MCLR में उसकी गणना की जाएगी। ठीक है। चौथी बात कही गई, ऋण की परिपक्वता की अवधि के आधार पर ब्याज जोड़ा गया प्रीमियम अथवा लाभ। कोई ऋण है, 100 रुपए है, मान लीजिए 100 रुपए है, 100 रुपए है, इसकी परिपक्वता की अवधि 5 साल है। 100 रुपए के 5 साल, मान लीजिए इसको दोगुना होना था, 200 रुपया, तो इसकी परिपक्वता की अवधि पर इतने 200% के 100% का लाभ होगा। दुगना होता है 5 साल में लगा पैसा। तो इस पैसे पर भी जो व्यय हुआ, इस पर भी जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसकी भरपाई करने के लिए और उस पे होने वाला
व्यय को भी जोड़ा जाएगा। तो 4 चीजें जोड़ी गई, कौन कौन सी? बैंकों के पास किसी स्रोत से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, परिचालन व्यय, ऑपरेशन कॉस्ट, और सीआरआर में होने वाली क्षति की बात की गई, और लाभ की बात की गई, परिपक्वता अवधि पर होने वाले लाभ की बात की गई। फिर उसी को कहते हैं प्रीमियम बेस्ड ऑन टेन्योर या टर्म पीरियड कहते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत अब अन्य ब्याज दरों अर्थात रेपो दर, रिवर्स रेपो दर इत्यादि का भी प्रभाव एनसीएलआर पर दिखेगा। तो बेस रेट में सीआरआर का ही देखता था, लेकिन अब जो दिखेगा एनसीएलआर में, आपको यहां बताते हैं। एनसीएलआर में जो इफेक्ट दिखेगा वो सबका दिखेगा, कैश रिजर्व रेशियो का भी, कैश सीआरआर का भी, एसएलआर का भी दिखेगा, रिवर्स रेपो रेट का भी देखेगा, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन सब की उसमें गणना नहीं होती थी। तो बस इतना ही है इसमें। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव है, कोई बात है, या कोई टॉपिक से संबंधित समझ नहीं आ रही है, कोई बातें, आप मुझसे सवाल करें, कमेंट करें और लाइक करें। मैं उसको हल करने की कोशिश करूंगा कमेंट को में जो सवाल आएंगे, पर अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। और सब्सक्राइब नहीं हो रहे, अधिक लोग वैसे लोग देख रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनके पास वीडियो नहीं पहुंच पाएंगे, ये भी समस्याएं हैं। तो बस इतना ही इसमें, आगे और देखेंगे। थैंक यू सो मच।